हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक किताब के 50 प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, मेरे जो वीडियो हैं वो उनका निर्धारण है वो आपके कमेंट के आधार पर होता है कि आप लोगों को किस प्रकार के वीडियो चाहिए और कौन से टॉपिक के वीडियो आपके सामने आने चाहिए। तो मैं आमतौर पर आपके कमेंटों के आधार को देख करके वीडियो का निर्माण करता हूँ। तो ज़्यादातर मात्रा में जो कमेंट आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि किताबों के प्रश्न बना दीजिएगा, और एक आपका कमेंट कई दिनों से आ रहा है और उस वीडियो की तैयारी है और जो स्नातकोत्तर का प्रसिद्ध टॉपिक है उसका निर्माण हो रहा है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके कमेंट के बगैर मुझे ये पता नहीं चलता है कि इसका फीडबैक क्या आ रहा है, यानी आप उसको किस रूप में देख रहे हो। पसंद तो कर रहे हो, ये तो मालूम है, लेकिन आपको और अधिक किस मात्रा में किस तरीके से चाहिए ये आप खुलकर कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सबको फ़ायदा हो, और शेयर भी करें और अपने जो साथी हैं, बंधु बांधव हैं, उन तक भी पहुँचाएँ। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आवाज के घेरे सूर्य का स्वागत, आंगन में एक वृद्धा, छोटे छोटे सवाल, दूहरी जिंदगी किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं। तो आवाज के घेरे, आंगन में एक वृद्धा, सूर्य का स्वागत, छोटे छोटे सवाल, दूहरी जिंदगी किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं। तो ये दुष्यंत कुमार के उपन्यास हैं। तो हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध गजलकार के नाम से जाने जाते हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार के ये उपन्यास हैं आवाज के घेरे, सूर्य का स्वागत, आंगन में एक वृद्धा, छोटे छोटे सवाल, दूहरी जिंदगी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था। तो दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था, यानी सिर्फ आगे और क्या जुड़ जाता है, त्यागी जुड़ जाता है, बाकी तो हमें याद है ही। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ। तो दुष्यंत कुमार के जन्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में हुआ। तो उत्तर प्रदेश के राजपुर नवाड़ा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, बिजनौर जिला है, और 1933 में हुआ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, दुष्यंत कुमार किन किन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। तो दुष्यंत कुमार है वो परिमल और नए पत्ते नामक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, यानी दो पत्र पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा, एक तो परिमल से और एक नए पत्ते से। नेक्स्ट अपने मसीहा मर गया किस नाटककार का नाटक है। तो मसीहा मर गया किस नाटककार का नाटक है। तो ये दुष्यंत कुमार का नाटक है, यानी मसीहा मर गया किस नाटककार का नाटक है। तो दुष्यंत कुमार का नाटक है ये। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, मन के कोण किस नाटक का नाटक है, नाटककार का नाटक है। किसका नाटक है, तो इस तरह से ले लेते हैं, मन के कोण किस का नाटक है। तो दुष्यंत कुमार का नाटक है, दुष्यंत कुमार का नाटक है मन के कोण। साये में धूप दुष्यंत कुमार की किस विधा की रचना है। तो साये में धूप दुष्यंत कुमार की गजल विधा की रचना है, और ये बहुत ही मोस्ट रचना है। हिंदी साहित्य में अगर गजल विधा की किसी रचना को महत्व प्राप्त है तो दुष्यंत कुमार की गजल रचना साये में धूप को है, और इनकी गजलें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, और राजनीतिक मंचों पर भी इनके गजलों को बहुत बार दोहराया जाता है। एक कंठ विष पाई दुष्यंत कुमार की किस विधा की रचना है। तो एक कंठ विष पाई है वो दुष्यंत कुमार की काव्य नाटक विधा की रचना है, काव्य नाटक है। और काव्य नाटक उसको कहते हैं जो पद्य में लिखा गया हो, अर्थात ये नाटक है वो पद्य में लिखा गया है। और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक कंठ विष पाई किस प्रकार की रचना है। तो ये काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है, आग जलनी ही चाहिए गजल उनके किस काव्य संग्रह से लिखी है।
तो आग जलनी चाहिए गजल उनके साये में धूप नामक काव्य संग्रह से ली गई है। आग जलनी चाहिए गजल उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो साये में धूप काव्य संग्रह से ली गई है। साये में धूप का प्रकाशन कब हुआ? साये में धूप का प्रकाशन कब हुआ? तो साये में धूप का प्रकाशन 1975 में हुआ। साये में धूप का प्रकाशन 1975 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आदमी की पीर गजल में किस बात का संदेश दिया गया है? तो आदमी की पीर गजल में व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दिया गया है। तो आदमी की पीर गजल में व्यवस्था परिवर्तन का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देश में व्याप्त व्यवस्था में परिवर्तन का आह्वान किस गजल में किया गया है? तो देश में व्याप्त व्यवस्था है उसमें परिवर्तन का आह्वान आग जलनी चाहिए कविता में किया गया है। तो ये 1975 की बात है बंधु लोगों। तो उस समय की संदर्भ और परिस्थितियों के बारे में लिखी गई ये रचना है। तो देश में व्याप्त व्यवस्था में परिवर्तन का आह्वान किस गजल में किया गया? तो आग जलनी चाहिए। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है। ये अंश ये दुष्यंत कुमार की किस गजल का अंश है? तो ये दुष्यंत कुमार की किस गजल का अंश है? तो आदमी की पीर का अंश है, यानी आदमी की पीर जो गजल है उसका अंश है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है। और ये आदमी की पीर गजल का अंश है। और ये अपने ऊपर भी लागू होता है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है। यानी हमारा मनोबल चाहे कितना ही टूटा हुआ हो, फिर भी हम सिलेक्शन होने के लिए, चयन होने के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं। तो हमें हर हाल में संघर्ष करते रहना चाहिए, चयन के लिए पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो ये एक प्रेरणाप्रद वाक्य भी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये अंश दुष्यंत कुमार की किस गजल का है? दुष्यंत कुमार की किस गजल का है? तो दुष्यंत कुमार की किस गजल का है? हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की किस गजल का है? आग जलनी ही चाहिए गजल का है। आग जलनी ही चाहिए। राणा तू इसकी रक्षा करिए सिंहासन अभिमानी है। और ये अगले पाठ का प्रश्न, राणा तू इसकी रक्षा करिए सिंहासन अभिमानी है। तो यहां लेखक किस सिंहासन की बात कर रहा है? तो यहां लेखक है वो मेवाड़ के सिंहासन की बात कर रहा है कि राणा तू इसकी रक्षा करिए सिंहासन अभिमानी है। और हर 3 पंक्तियों के बाद चौथी टेक भी कविता में यही मिलती है कि राणा तू इसकी रक्षा कर ये सिंहासन अभिमानी। तो मेवाड़ के सिंहासन की बात लेखक कर रहा है। त्रेता के 2 वीर किस रचनाकार की रचना है? तो त्रेता के 2 वीर श्याम नारायण पांडे की रचना है। श्याम नारायण पांडे की रचना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हल्दी घाटी रचना में रचनाकार ने किसकी वीरता का वर्णन किया है? तो हल्दी घाटी रचना में रचनाकार ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न अपने सामने है, श्याम नारायण पांडे ने मेवाड़ के सिंहासन को किसका सिंहासन बताया है? तो भगवान एकलिंग का सिंहासन बताया है। श्याम नारायण पांडे ने मेवाड़ के सिंहासन को भगवान एकलिंग का सिंहासन बताया है। हल्दी घाटी किस रचनाकार का काव्य है? तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का काव्य है। हल्दी घाटी है वो श्याम नारायण पांडे का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जोहर नामक काव्य में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो जोहर नामक काव्य में कवि ने महारानी पद्मिनी का चित्रण किया है। जोहर किसका प्रसिद्ध काव्य है? तो जोहर है वो श्याम नारायण पांडे का प्रसिद्ध काव्य है। श्याम नारायण पांडे का काव्य है। बेफिक्री का समा की तूफानों में भी एक तराना है, दांतों तले उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। किसकी पंक्तियां हैं? याद कीजिए, बेफिक्री का समा की तूफानों में भी एक तराना है, दांतों तले उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है।
तो ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की किस कविता की हैं? तो ये अनल किरीट की हैं। अनल किरीट नामक, किरीट कहते हैं ताज को। तो ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की किस कविता की पंक्तियां? तो अनल किरीट की पंक्तियां हैं। अनल किरीट कविता रामधारी सिंह दिनकर के कौन से चरण की कविता है? यानी काव्य यात्रा है उसके कौन से चरण की कविता है? तो ये प्रथम चरण की कविता है। तो उन्होंने काव्य यात्रा के, जो जीवन में काव्य यात्रा की, उनके प्रथम चरण की ये कविता मानी जाती है। अनल किरीट कविता रामधारी सिंह दिनकर के कौन से चरण की कविता है? तो प्रथम चरण की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये उर्वशी पर प्राप्त हुआ और सरल प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की किस प्रकार की रचना है? तो ये शोध करती है, यानी शोध ग्रंथ है इनका। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, वो रामधारी सिंह दिनकर की शोध करती है, शोध परक अध्याय, शोध पर ग्रंथ है ये। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी का कौन सा स्थान आता है? यहाँ पर कौन से स्थान का मतलब, ये पहले नंबर पर सबसे पहले राष्ट्र कवि कौन बने और उसके बाद दूसरे कौन बने, यहाँ इसका अर्थ ये है। तो राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी का कौन सा स्थान आता है? तो दूसरा स्थान आता है। और इसके नीचे इससे मिलता जुलता प्रश्न वो भी देखिए, भारत के पहले राष्ट्र कवि का नाम बताइए। तो पहले राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त थे, पहले राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त और दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। तो भारत के जो 2 कवि हैं वो राष्ट्र कवि माने जाते हैं। पहला नाम था राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त और दूसरा जो प्रसिद्ध नाम था वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। यानी ये दोनों जो कवि हैं वो राष्ट्र कवि के पद पर सुशोभित हुए। अनल किरीट कविता में क्या संदेश दिया गया है? अनल किरीट कविता में क्या संदेश गया है? व्यक्ति को जीवन में संघर्षशील होना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में संघर्षशील होना चाहिए। संघर्षशील व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो व्यक्ति को जीवन में संघर्षशील होना चाहिए और संघर्षशील व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये इस कविता का संदेश है। तो जीवन में संघर्षशील होना चाहिए और संघर्षशील व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस किस कवि की कविता है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। पर्वत प्रदेश में पावस किस कवि की कविता है? तो सुमित्रानंद पंत की कविता है। पर्वत प्रदेश में पावस पंत की किस शैली की कविता है? पर्वत प्रदेश में पावस पंत की किस शैली की कविता है? तो ये छायावादी शैली की कविता है। छायावादी शैली की कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? तो बहुतायत रूप में पूरी कविता में लगभग मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशालकाय पर्वतों की आंखें किसको कहा गया है? तो विशालकाय जो पर्वत है, गिरिराज है, तो उसकी आंखें किसको कहा गया है? तो हजारों फूलों को उसकी आंखें कहा गया है। तो नीचे जो उसकी तलहटी में हजारों फूल खिले हुए हैं उनको पर्वत की आंखें कहा गया है। तो विशालकाय पर्वतों की आंखें किसको कहा गया है? तो हजारों फूलों को कहा गया है। पर्वत के चरणों में कौन पला हुआ है? तो पर्वत के चरणों में तालाब पला हुआ है। पर्वत के चरणों में कौन पला हुआ है? तो तालाब है, यानी नीचे तालाब है। गिरी का गौरव कौन गा रहे थे? गिरी का गौरव गाते हुए झरने बह रहे थे। तो पर्वत है उसका गौरव गाते हुए, गौरव गान करते हुए झरने हैं वो बह रहे थे। पेड़ों को गिरिवर के हृदय की क्या कहा गया है? पेड़ों को गिरिवर के हृदय की क्या कहा गया है? तो उच्च आकांक्षाएं कहा गया है। उच्चाकांक्षाएं कहा गया है, यानी हृदय की उच्च आकांक्षाएं कहा गया है। तो पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनको गिरिवर है, यानी जो पर्वतराज है उसके हृदय की उच्च आकांक्षाएं कहा गया है। उच्च आकांक्षाएं कहा गया है।
उड़ गया अचानक लो भूधर, इस पंक्ति में किस बात का संकेत किया गया है? उड़ गया अचानक लो भूधर, इस पंक्ति में किस बात का संकेत किया है? विशालकाय बादल छाने का संकेत किया गया है। यानी ऊपर इतना विशालकाय बादल छाता है, तो उस को देख करके कवि ये कहता है कि मानो पर्वत है वो क्या हो गया हो, उड़ गया हो। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, इस पंक्ति में किस बात का संकेत किया गया है? तो विशालकाय बादल छा गया, और वो बादल नीचे से देखने पर ऐसा लगता है मानो कि पूरा का पूरा पर्वत ही उड़ गया हो। तो विशालकाय बादल छाने का यानी संकेत किया है। सुमित्रानंदन पंत की चुनी हुई रचनाओं के संग्रह का नाम बताइए। तो चिदम्बरा है, उनकी चुनी हुई रचनाओं के संग्रह का नाम चिदम्बरा है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम कला और बूढ़ा चांद है। सुमित्रानंदन पंत के महाकाव्य का नाम बताइए। तो लोकायतन है उनके महाकाव्य का नाम। सुमित्रानंदन पंत के महाकाव्य का नाम बताइए। तो लोकायतन उनके महाकाव्य का नाम है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये चिदम्बरा नामक रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भिक्षुक किसकी कविता है? तो भिक्षुक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। भिक्षुक किसकी कविता है? तो भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। उसके बाद अपना है पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पंक्ति में भिक्षुक की किस विशेषता को चित्रित किया गया है? तो भिक्षुक का पेट भूख के कारण पीठ से चिपक गया है, अर्थात यही पता नहीं चलता है कि पेट कहाँ है और पेट कहाँ है, क्योंकि वो अत्यधिक मात्रा में भूखा है, और भूखा होने के कारण से उसका पेट है वो चिपक गया है, और चिपक जाने के कारण से एक तरह से ऐसी पंक्ति सामने आई कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। तो यहाँ पर भिक्षुक की जो व्यथा है उसका चित्रण किया गया है। भिक्षुक कविता में कवि ने क्या आह्वान किया है? कि भिक्षुक कविता में कवि ने क्या आह्वान किया है, यानी क्या आह्वान किया है? आह्वान किया कि भिक्षुक को अभिमन्यु की भांति संघर्षशील और साहसी बनना पड़ेगा। अभिमन्यु की तरह संघर्षशील और साहसी बनना पड़ेगा, तभी वो भूख मिटा सकता है। तो भिक्षुक कविता में कवि ने आह्वान किया कि अभिमन्यु की भांति उसको संघर्षशील और साहसी बनना पड़ेगा, तभी वह अपनी भूख को मिटा पाएगा। नेक्स्ट कविता है जागो फिर एक बार, किस कवि की कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जागो फिर एक बार किस कवि की कविता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। जागो फिर एक बार कविता में कवि ने क्या रेखांकित किया है? जागो फिर एक बार कविता में कवि ने क्या रेखांकित किया है? तो कविता में कवि ने रेखांकित किया है कि योग्य जन ही जीता है, कि जो योग्य व्यक्ति है वही जी पाता है, अर्थात प्रकृति में जो श्रेष्ठ है वही जीवन जीने योग्य है। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। तो योग्यता की जीत बताई है, और पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने की उन्होंने क्या है? प्रेरणा दी है। राम की शक्ति पूजा तथा स्रोत समृति निराला जी की किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो ये उनकी लंबी कविताएं हैं, यानी लंबी कविताओं की श्रेणी में आती हैं। राम की शक्ति पूजा तथा सरोज समृति निराला की लंबी कविताओं की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है अपना हिंदी साहित्य में निराला जी को छंद की दृष्टि से किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में निराला जी को छंद की दृष्टि से किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो इनको मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है, और इनकी जूही की कली है वो प्रसिद्ध कविता है, और ऐसा माना जाता है कि उसी कविता से मुक्त छंद का परिवर्तन हुआ। तो हिंदी साहित्य में निराला जी को छंद की दृष्टि से किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो मुक्त छंद का परिवर्तन करने वाले कवि के रूप में माना जाता है। जागो फिर एक बार नाम से निराला ने कितनी कविताएं लिखी? जागो फिर एक बार नाम से निराला ने कितनी कविताएं लिखी? तो 2 कविताएं लिखी उन्होंने। 2 कविताएं लिखी हैं, एक अपने कोर्स में, एक अपने कोर्स में नहीं है। जागो फिर एक बार कविता, यानी जागो फिर एक बार नाम से निराला ने कितनी कविताएं लिखी? तो 2 कविताएं लिखी। जागो फिर एक बार निराला की पहली कविता में किसका चित्रण किया गया है? तो पहली कविता में प्रातःकालीन मनोरम दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो पहली कविता में प्रातःकालीन मनोरम दृश्यों का चित्रण किया गया है।
और दूसरी कविता अपने कोर्स में है जिसमें ओज और जोश से शैली है। जागो फिर एक बार निराला की पहली कविता में किसका चित्रण किया गया है? मैथिली सेनगुप्त को भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता व प्रस्तोता कहा जाता है, यानी भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला, उसकी गरिमा बढ़ाने वाला, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला जो कवि है वो कहा गया है। अगला है, आर्य स्त्रियां नामक कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है? तो अपना ये 50वां प्रश्न है। तो आर्य स्त्रियां नामक कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है? तो भारतीय स्त्री के संस्कार, तप, तेज का चित्रण किया है। तो भारतीय स्त्री के संस्कारों का, तप का, तेज का चित्रण किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।